प्यारे बच्चों, हमने देखा भोलेनाथ किस तरह अपने मित्र मंडली के साथ मिठाई की दुकान बनाते। लेखक बचपन में जिन खेलों को ग्रामीण परिवेश में खेला करता था उसका बड़ा ही सुंदर जिक्र उन्होंने अपने इस स्मरण में किया है। समय के साथ हर चीज में बदलाव होता है। ग्रामीण परिवेश में खेले जाने वाले जिन खेलों का जिक्र लेखक कर रहा है अपनी इस रचना में, तकरीबन आज के संदर्भ में वो खेल नहीं दिखाई पड़ते। तो दूसरे जिस खेल का वर्णन किया है उन्होंने कि वो अपनी मित्र मंडली के साथ बैठ कर के घरौंदा बनाते थे, धूल की मेड़ बनती, तिनकों का छप्पर बनता, छानी, और दातुन के खंभे बनते, दियासलाई की पेटियों के किवाड़ बनते, घड़े के मुहड़े की कुछ चूल्हा चक्की बनता, और दिए की कड़ाही, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी, कलछी बनती थी। कलछुल, आचमनी क्या होता है? पूजा करने वक्त या एक छोटा सा कलछी जैसे बर्तन का प्रयोग किया जाता है जिसमें पानी निकालकर लास्ट में आचमन कर लिया जाता है। पूजा की समाप्ति पर ये किया जाता है। तो वो जो आचमनी थी, कलछी बनती और धूल के पिसान बनते, पिसान आटा, पानी के घी बनते, और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार तैयार करते थे। जेवनार माने भोजन। जेवनार तैयार करते थे, हम ही लोग जेवनार बनाते और हम ही लोग जेवनार करते थे। जब पंगत बैठ जाती, एक सिद्ध में लोग बैठ जाते खाने के लिए, ये मित्र मंडली पंगत बैठ जाती, तब बाबूजी धीरे से आकर पात के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते। जिमने माने भोजन, भोजन करने के लिए बैठ जाते, और फिर बाबूजी के बैठते ही पूरी पंगत बिखर जाती, घरौंदा बिगड़ जाता, और बच्चे हंसते हंसते वहाँ से भाग जाते, और पिता भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते कि फिर कब भोज होगा भोलेनाथ। भोलेनाथ नाम है लेखक का। ये दूसरा खेल घरौंदे वाला। घरौंदे बनाते, भोजन बनाते विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से, बच्चों का यह खेल होता। तीसरा खेल जिसका जिक्र लेखक कर रहे हैं वो बारात का। गांव में या शहरों में भी शादी विवाह होते हैं, बारात आती है जाती है, तो ये बालकों की मित्र मंडली गांव में बारातियों को और शादी विवाह को तो जरूर देखते होंगे, और उसी को इन्होंने खेल के रूप में प्रदर्शित किया, खेल के रूप में खेले। कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर टीन, तंबूरा ये जो बजाया जाता है। उसके बाद
अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोले आम का छोटा जो पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको उखाड़ करके उसकी जो गुठली होती है उसमें से निकाल करके घिस करके फूकने पर आवाज़ आती है। पहले ग्रामीण परिवेश में ये अधिकतर बच्चे बनाया करते थे। उसी का जिक्र अमोले को घिस करके शहनाई बजाई जाती। टूटी हुई चूहदानी, चूहा पकड़ने वाली, टूटी हुई चूहदानी की पालकी बनती और हम समधी बनकर, हम माने लेखक, समधी लड़के के पिता, दूल्हे का पिता बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर दूसरे कोने में जाकर बारात दरवाजे लगती थी। वो जो चबूतरा था इन बाल मंडली के खेलने का अड्डा था, तो बारात एक चबूतरे से चलकर दूसरे चबूतरे पर उस छोर पर जाती थी, दरवाजे लगती थी और वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता। अपने तरीके से पूरा प्रबंध बाल मंडली करती थी। और जिस तरह दरवाजे पर पूजा वगैरह होता है, द्वार पूजा होता है, आम का पल्लो, कलसा इत्यादि रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह ये लोग भी अपना जुगाड़ करके रखते थे और गोबर के से लिपते थे। आम और केले की टहनियाँ, कुल्हिए, छोटा चुक्का का कलसा होता था और वहाँ पहुंचकर बारात लौटती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। अब बारात दरवाजे लग गई, विवाह हो गया, दुल्हन विदाई होती है, अपने ससुराल जाती है, तो बिल्कुल वो लाल रंग का ओहार ओढ़े, पर्दे के लिए वो कपड़ा होता है ओहार, जाती है। उसी तरह खटिए पर भी लाल ओहार ओढ़ा करके ये बच्चे दुल्हन को विदा करते थे और लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उधार कर दुल्हन का मुख निरेखने लगते, त्यों ही हम हंसकर भाग जाते। पिताजी हमेशा इनके साथ रहते थे और जब ही ये दुल्हन को लेकर के आते, पिता पहुंचकर उसका मुंह देखने की प्रक्रिया अपनाते, तो बच्चे हंस करके भाग जाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद मित्र मंडली फिर जुटती और ये अपना चौथा खेल खेलती। इस खेल में खेती करते ये लोग। ग्रामीण परिवेश, गांवों का मुख्य पेशा खेती होता है, तो बच्चा अपने परिवेश से में जो कुछ देखता है उसी से वह सीखता है। ये तमाम खेल ग्रामीण क्षेत्र के अंग थे। खेती, बारात, फिर दुकान लगाना, फिर घर बनाना, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में होते थे। तो इसी को देख कर के ये पुनरावृत्ति के रूप में ये अपना खेल के रूप में खेलते हैं। तो चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे गली कुआं बन जाती थी। घिरनी गाड़ देते थे और चबूतरे से नीचे जो गली थी
उसको कुआं बना देते थे, कुआं मान लेते थे। फिर मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गड़ाही पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बनता था। ये खेती के इनके औजार होते थे। मोट ये सिंचाई का प्राचीनतम पहले का साधन था। अब तो ये मोट रेहट दिखाई नहीं पड़ते। मोट में एक चमड़ा का थैला होता था और उस थैले को कुएं में डाला जाता था और बैल उससे खींचते थे। फिर वो खींचते थे तो पूरा पानी अंदर से बाहर आ जाता था। तो आज के जैसे सिंचाई के साधन ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे तो इसका प्रयोग होता था। हालांकि उससे बड़ी कम मात्रा में सिंचाई हो पाती थी, फिर भी लोग उसका प्रयोग करते थे। तो ये प्राचीन तरीके थे। तो उसी मोट को ये अपने अनुरूप खेलने का प्रयास करते हैं। गली को कुआं बनाते हैं, घिरनी बनाते हैं, फिर दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते हैं, पानी ऊपर आता है, चबूतरा खेत बन जाता है और कंकड़ छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के वो बीज बन जाते हैं। ठेंगा हल जुआठ बन जाता है ठेंगा। फिर बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते, पटाए जाते, फसल तैयार होते, देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते और काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। ये जो क्यारी है, खेत है, ये ऊंच नीचे है, इसमें हमने फसल बोई और जो हुआ सो हमारा हुआ। फिर खेती होने के बाद फसल को एक जगह रखते। अरे फसल क्या था, मतलब बच्चे अपना खेल खेल रहे थे, एक जगह रखते। फिर पैरों से रौद डालते और पैरों से रौद डालते यानी कि दौरी कर देते, दौनी हो जाती। आज के जैसे हार्वेस्टर और ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं होता था उस वक्त। लोग बैलों से रौद कर ही दौनी करते थे। तो बच्चे अपने पैर से ही रौद करके दौनी कर रहे हैं। और कसोरे 9th में पढ़ा होगा, कसोरे सब कांचे कसोरे, फूटे कसोरे, पहले पाठ में ही था। तो वो बर्तन, मिट्टी का बर्तन का सूप बना करके ये उसाते, उसौनी करते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार करते थे। और फिर मिट्टी के दिए का तराजू बनता, जो फसल होती उसको तौला जाता और राशि बनाया जाता था। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। बस पिताजी का आना था, पूछना था कि बच्चों को हंसते हुए वहां से भाग जाना था। फिर खेत खलिहान छोड़कर ये लोग भाग जाते। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, लेखक लिख रहा है। और बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही माने पथिक, यात्री, राही, आने जाने वाले लोग। पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर लो। पथिक, यात्री। तो आने जाने वाले लोग इन बच्चों के खेल को देखते तो कुछ देर रुक जाते, रुक कर के देखते। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वास्तव में प्यारे होते हैं। तो
फिर ऐसे जब हम कभी लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों को झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी। ददरी का मेला, लोग पहले मेला जाते थे गाय भैंस खरीदने के लिए। ददरी का मेला तो उस जो झुंड बना के लोग जाते थे, उसको देख करके बाल मंडली चिढ़ाती कि चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी, सतु पिसान की मोटरी लेकर ददरी चलो, मेला चलो। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। दूल्हे के आगे पालकी, ओहरदार माने ओहर लगाया हुआ पालकी, जिसमें दुल्हन बैठी होती थी। पहले शादी विवाह में दूल्हा दुल्हन पालकी से ही जाते थे। और बच्चों का झुंड जब इनको देखता तो चिढ़ाने के लिए बाल मंडली पहुंच जाती। रहरी में रहरी पुरान रहरी, और डोला के कनिया हमार मेहरी, ये गीत बच्चे गाकर उस दुल्हन को और उसके पीछे बैठे दूल्हा को चिढ़ाया करते थे। डोला के कनिया हमार मेहरी, रहरी माने रहर, तो ये तुकबंदी करके चिढ़ाया करते थे। इस बार एक बूढ़े पर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। कह रहे हैं कि एक बार हम लोग ऐसे ही एक ओहरदार पालकी जिसमें दुल्हन बैठी थी और पीछे दूल्हा था, चिढ़ा रहे थे रहरी में रहरी वाला गीत गा करके, तो पीछे वाला में एक बुढ़ा दूल्हा बैठा हुआ था। उस चिढ़ाने पर वो पालकी से बाहर निकला और बड़ी दूर तक इस बाल मंडली को ढेला चलाकर पीटता रहा। लेखक लिख रहे हैं कि उस खुसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। अब वो समय नहीं रहा, लेखक बालक नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। फिर भी जिस दूल्हे ने इनको मारा था, उसकी सूरत खुसूट खबीस, तो माने बस सूरत किस्म का था वो। उसका सूरज जो था, एक तो बुढ़ा था, दूल्हा बना हुआ था, दूसरा तीसरा शकल सूरत भी अच्छी नहीं थी। लेखक कह रहा है कि आज तक हमको याद है, और न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला जैसे ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। कह रहे हैं कि पता ना वो कौन ससुर था जो ऐसा जमाई माने क्या बोलते हैं, दामाद बोलते हैं, बोल सकते हैं, पाहुन बोल सकते हैं, उसको जमाई कहा जाता है। तो कह रहे हैं कैसा ससुर था, कैसा पाहुन ढूंढ निकाला कि वैसा घोड़ा जैसा मुंह वाला आदमी हमने अपने जीवन में नहीं देखा था। और आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते और वहाँ चुन चुनकर धूले धूले गोपी आम चाभते थे। बिल्कुल पुराने शब्दों का प्रयोग, ठेठ देहाती शब्दों का प्रयोग किया है लेखक ने अपने इस रचना में। आंधी आती थी आम के दिनों में,
लेखक की मित्र मंडली बगीचों की ओर दौड़ पड़ती आम बीनने के लिए, और गोपी आम उस आम को कहते हैं जो आम खुद पककर वृक्ष से गिर जाती है, उसको गोपी कहा जाता है। उसका रस, उसका स्वाद बेहतरीन होता है। कि तो आम हम लोग तोड़ते हैं और या बाज़ार से खरीद के लाते हैं, या तोड़े हुए आम को घर में रख करके पकाते हैं, उसमें और उसके स्वाद में काफ़ी अंतर होता है। वो स्वाभाविक रूप से पकी होती है और वृक्ष से अलग हो जाती है पकने पर, तो उस आम को गोपी आम कहा जाता है। तो लेखक कहता है कि आंधी आती थी तब हम लोग जाते थे और जाकर के गोपी आम चावते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, तो हम लोग चिल्ला उठे। एक दिन की बात, आंधी आई और पट पड़ गई। आंधी आई और उसका प्रभाव कम हो गया, आंधी कम हो गई, पट पड़ना शांत होना। फिर आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी, मेघ गर्जन करने लगे और ठंडी हवा बहने लगी, पेड़ झूमने लगे और बच्चे गाने लगे। क्या गाने लगे? एक पैसा के लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के सब सुपूजन सहाय भोजपुर जिला के ही थे। बक्सर की जिला में जो अभी पड़ गया है, इनके शब्दों में भोजपुरी हमारी अपनी भाषा दिखाई पड़ रही है इनके कवित्व में। एक पैसा के लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधर। बरखा को उधर रोकने के लिए कि बारिश न हो, ये तुकबंदी ये लोग आ रहे हैं। बरखा उधरे बिलाई, माने बरखा उधरे खत्म हो जाए, लेकिन बरखा रुकी नहीं और मूसलाधार पानी, तेज पानी होने लगा और हम लोग पेड़ की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में औंठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा उधरे बिलाई कहने से बरखा बिला नहीं गई, बरखा रुकी नहीं, बारिश होने लगी और मूसलाधार पानी गिरने लगा। तो ये लोग पेड़ की जड़ को से सट गए बारिश से बचने के लिए। और पेड़ की जड़ से ये कैसे सटे, उदाहरण भी बेहतरीन दिया है। जैसे कुत्ते के कान में औंठई सट जाता है। औंठई एक छोटा जीव जो कुत्ते के जानते होगे तुम लोग, कुत्ते में, गायों में, पशुओं में ये पाया जाता है, छोटा जीव होता है। उसी तरह ये सट गए, लेकिन बरखा ठहरी नहीं। गनीमत रहा कि बरखा थोड़े ही देर के बाद रुक गई और हम भी रुक जाते हैं यहीं पर। बाकी अगले वीडियो में। HW नेक्स्ट डे।